आपने कभी सोचा है अगर मार्स अपनी घनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए बिग बॉस देखते तो क्या होता? या तो वो अपना सिर पकड़ लेते लाइक मोस्ट ऑफ अस, या अपने दोस्त एंगल्स को कहते कि भाई दास कैपिटल एडिट करनी पड़ेगी, इसमें करण वीरों, शहनाज गिलों, एल्विश यादवों और तान्या मित्तलों की साइड स्टोरीज ऐड करनी पड़ेंगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? एक तरफ दुनिया को क्लास स्ट्रगल सिखाने वाला एक गंभीर फिलोसोफर है और दूसरी तरफ वो घर जहां लोग बस एक ऑमलेट के लिए एक दूसरे के खानदान पर आ जाते हैं। बात में जाना नहीं। लेकिन सच तो ये है कि बिग बॉस का घर किसी मजेदार लेबोरेटरी से कम नहीं है। यहाँ से मार्क्सवाद के सारे सिद्धांत लाइव टेलीकास्ट होते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक आवाज के पास है, द बिग बॉस। और मजदूर वर्ग, वो बेचारा लग्जरी बजट के लिए दिन रात टास्क की चक्की पीसता है। जब घर में राशन कम होता है तब होता है टीआरपी वाला कलेश। ये एक्चुअली रिसोर्सेज की वही ऐतिहासिक जंग है जिसका जिक्र मार्क्स ने सालों पहले किया था। तो चलिए कम्युनिज्म के चश्मे से इस कैपिटलिस्ट घर की खिड़की में झांकते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ वाला नारा बिग बॉस चाहते हैं कि सामने कैसे टिकता है। नो कैप, ये रिलेशन ना आपका दिमाग हिला देगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं अतरंगी कनेक्शंस वाला शो सारा आकाश। मार्स का एक कॉन्सेप्ट है, क्लास स्ट्रगल। ये कॉन्सेप्ट आज के कॉर्पोरेट ऑफिस से लेके बिग बॉस के घर तक हर जगह एकदम फिट बैठता है। क्या है ये क्लास स्ट्रगल? मार्क्स ने समाज की हजारों क्लासेस को इग्नोर करके बस उन्हें दो मेन गैंग्स में बांट दिया। पहली है हैव्स यानी बुर्जुआ क्लास। ये वो बिग कैट्स हैं जिनके पास सारे रिसोर्सेज की चाबी है, जैसे फैक्ट्री के मालिक, कंपनी के सीईओ, बिग बॉस के मेकर्स। दूसरी कैटेगरी है हैव नॉट्स की, यानी प्लोरिटेरिएट। ये वो मजदूर या वर्कर्स हैं जिनके पास अपनी मेहनत के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इन दोनों के बीच एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट चलती है। क्यों? क्योंकि मालिक को क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। इसके लिए वो चाहता है कि वर्कर कम से कम सैलरी में 24/7 काम करे। वहीं वर्कर को चाहिए अच्छी सैलरी और थोड़ी सुकून वाली जिंदगी, जो उसे कभी भी पूरी तरह नहीं मिल पाती। इसीलिए ऑफिसेज में अप्रेजल की शाम अक्सर मायूसी भरी बीतती है। याद है ना? देखो, वर्कर के पास शिकायतों का पहाड़ होता है, पर उसके पास सिस्टम बदलने के लिए पावर नहीं होती, क्योंकि रिसोर्सेज का कंट्रोल मालिक के हाथ में होता है। इसलिए अंत में जीतता हमेशा वही है जिसके पास रिसोर्सेज है, यानी हैव्स। अब इस थ्योरी को बिग बॉस हाउस पे अप्लाई करके देखते हैं। बिग बॉस का घर है तो बुर्जुआ की कैटेगरी में भी बिग बॉस ही रहेंगे, यानी सारे रिसोर्सेज बिग बॉस के और बाकी घर वाले वो बिग बॉस के नियमों पे डिपेंडेंट है। शो के रूल्स को देखें तो बिग बॉस के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब हाउस ऑर्डर में रहेगा। हालांकि मैक्सिमम प्रॉफिट मैं भी जानता हूँ टीआरपी से आता है, पर अभी लेट्स फोकस ऑन द रूल्स। घर में राशन का कंट्रोल बिग बॉस के पास है। अगर किसी कंटेस्टेंट ने कोई भी गलती की, बिग बॉस के बताए हुए रूल्स को नहीं माना, तो भाई उसका राशन कट। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे गेम और भी तगड़ा है। बिग बॉस एक एक करके कंटेस्टेंट्स को अपने कमरे में बुलाते हैं, उनको ऑप्शन देते हैं अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के नंबर जानने हैं या एक्स्ट्रा राशन चाहिए। दोनों में से एक ही चुन सकते हो। मतलब अगर गेम खेलना है, घर में रहना है, तो तुम्हें बिग बॉस के इशारों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ पर हक सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस का है। इस घर में एक क्लास स्ट्रगल और भी है जो इन कंटेस्टेंट्स के बीच दिखता है। बिग बॉस का सेलिब्रिटी वर्सेस कॉमनर फॉर्मेट असल में मार्स के क्लास स्ट्रगल का एक जीता जागता उदाहरण है। कैसे? शो की शुरुआत में सारे कंटेस्टेंट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें उनकी वीकली पेमेंट लिखी होती है। ऑब्वियस ही बात है, जो सेलिब्रिटी है उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और कॉमनर को कम पैसे मिलेंगे। लेकिन बिग बॉस की ऑडियंस अक्सर उन लोगों को पसंद करती है, उन लोगों को देखने में इंटरेस्टेड होती है जो हम्बल या सो कॉल्ड वीक बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे लोगों की वजह से बिग बॉस शो को ज़्यादा टीआरपी मिलती है। शो ज़्यादा पैसा कमाता है, पर उन कॉमनर्स को उतना ही पैसा मिलता है जितना उनके कॉन्ट्रैक्ट में था। वही गेम, मिनिमम सैलरी में मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन इस क्लास स्ट्रगल के अलावा वर्कर्स एक और समस्या से गुजरते हैं जिसे कहते हैं एलियनेशन। ये क्या है? चलिए समझते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हर वर्कर अपने प्रोडक्ट का मालिक था। जैसे वीवर खुद कपास चुनता था, धागा बनाता था, कपड़े बेचता था, वो अपने काम का ओजी मालिक हुआ करता था। लेकिन जैसे ही फैक्ट्रियां आई, एक प्रोडक्ट को बनाने में कई लोगों को लगा दिया गया जिससे मास प्रोडक्शन किया जा सके। जैसे एक बंदा बस धागा बनाता है, दूसरा सिर्फ सिलाई करता है, तीसरा सिर्फ पैकिंग करता है। मार्क्स के हिसाब से वर्कर जो बनाता है उस पर उसका कोई हक नहीं रह जाता।
यानी अपने ही प्रोडक्ट से वो दूर हो जाता है। बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स कोई प्रोडक्ट तो नहीं बनाते, पर वो अपना नैरेटिव, अपना पर्सोना जरूर बेचते हैं। वो काम वो अपने सोशल मीडिया पे भी करते हैं, पर उस पर उनका हक होता है। क्या बोलना है, क्या एडिट करना है, अपने सोशल मीडिया पे उनके पास सारी अथॉरिटी है। लेकिन जैसे ही वो बिग बॉस के घर में कदम रखते हैं, वो अपनी इमेज का सारा कंट्रोल खो देते हैं। मेकर्स लाखों घंटे की फुटेज को अपने तरीके से एडिट करते हैं और उसे 1 घंटे के एपिसोड में समेट देते हैं। कंटेस्टेंट ने क्या किया, इससे ज़्यादा ज़रूरी है मेकर्स को उसे कैसे दिखाना है। कंटेस्टेंट का गुस्सा, उसके आंसू, ये सब उनके लिए कंटेंट और टीआरपी बटोरने का जरिया है। क्यों? क्योंकि अब वो एक इंसान नहीं है, बल्कि प्रॉफिट बनाने के लिए एक ऑब्जेक्टिफाइड कैरेक्टर बन चुका है। इसके अलावा वहाँ हर काम एक फोर्स्ड परफॉर्मेंस है। घर के अंदर जो अतरंगी टास्क दिए जाते हैं वो कंटेस्टेंट को एंटरटेनमेंट की मशीन बनाने के लिए हैं, जिसमें उसकी स्वाभाविकता भी खत्म हो जाती है। वो नेचुरल नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि 24/7 कैमरा उन्हें स्ट्रीम कर रहा है। यहाँ तक कि उनकी ऑथेंटिसिटी भी खत्म हो जाती है, वो भी एक बिजनेस बन जाती है। सबसे बुरा असर पड़ता है ह्यूमन रिलेशंस पर। कैसे? देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले लोग फीलिंग्स के बेसिस पर रिश्ता बनाते थे। जैसे दोस्ती उनसे करनी है जिनसे वाइब मैच हो, प्यार उनसे करना है जिनके साथ ज़िंदगी काटी जा सके। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमन रिलेशंस ज़रूरत पर डिपेंड करने लगे। जैसे किससे दोस्ती करनी है ये इस बात पे डिपेंड करता था फ़ायदा कितना होगा। ऐसा ही बिग बॉस में भी होता है। रिश्ते शो के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। नॉमिनेशन में किसका नाम देना है, कैप्टेंसी इस हफ्ते किसके पास है, ये चीज़ें नए दोस्त और नए दुश्मन पैदा करती हैं। कोई भी रिश्ता यहाँ पर रियल नहीं रहता। ये वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल वाला सीन है, जहाँ दोस्ती सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक सर्वाइवल के लिए की जाती है, बिल्कुल कैपिटलिस्ट लेबर मार्केट जैसी। कैप्टेंसी तो यहाँ पे एक अलग टास्क है भाई। कंटेस्टेंट को एक मैनेजर बना देती है जो ओनर के रूल्स को दूसरों पे थोपता फिरता है ताकि खुद इम्यून रह सके। इसके पीछे न्यू लिबरल मेरिटोक्रेसी का एक बड़ा स्कैम काम करता है। हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि शो एकदम फेयर है और जीत उसकी होगी जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है। लेकिन नो कैप, ये पूरा खेल रिग्ड होता है। मेकर्स अपनी रूथलेस एडिटिंग से ये तय करते हैं किसे हीरो दिखाना है और किसे विलेन बनाना है। जनता को लगता है उनके वोट्स फैसला कर रहे हैं, पर असल में डिजिटल वोटिंग उन लोगों के फेवर में होती है जिनके पास तगड़ी सोशल मीडिया फॉलोइंग और पीआर टीम्स होती हैं। मार्क्सवादी थ्योरी में इसे ही हेजेमनी कहते हैं। अच्छा, एंड में एक डिस्क्लेमर। वैसे तो बातचीत मार्क्स की थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म और सुपर स्ट्रक्चर पे भी की जा सकती है, पर एक इंटेलेक्चुअल थ्योरी और एक ब्रेन रॉट के बीच इससे ज़्यादा रिलेशन दिखाना अब बेमानी हो जाएगा। दास कैपिटल की बातें कैपिटलिस्ट के दासों के लिए जायज़ नहीं है। आज के लिए इतना ही, तब तक देखते रहिए जिंदाबाद।